नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज सेकंड सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन। बट बिफोर द टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ डिफेंस हैज एक्सपायर्ड। क्या मतलब? सपोज इफ यू हैव नोट, अब ये भी तो हो सकता है कि ये नई सिचुएशन है। देखिए, एनडी वर्सेस एसएस, दिस इज ए केस, दिस इज द केस बिटवीन एनडी एंड एसएस। 1 जून 21 को सूट वाज फाइल्ड and WS was supposed to be delivered maximum by 90 days. You can say now 1st July, 1st August, 1st September, काउंटिंग में नहीं जाते हम। 31st अगस्त हो गई एक, 31st अगस्त 21, तो लिमिटेशन की तरह काउंट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर मैं अभी। ये 90 डेज का टाइम खत्म हो गया। ये मैक्सिमम टाइम मिला था आपको, दिस वाज टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग द डिफेंस। Now even that expired. आपने तब भी SS did not bring his CC, हर CC, ठीक। CC मैडम तब भी नहीं लाई हैं, ये काउंटर क्लेम नहीं लाई। WS नहीं तो काउंटर क्लेम क्यों लाएंगे? क्योंकि इन्होंने आधा ज्ञान प्राप्त कर रखा है। इन्होंने कहा मैं ले आऊंगी बाद में, अभी मैंने WS फाइल ही नहीं किया है। क्योंकि मैंने WS फाइल नहीं किया, जब मुझे WS फाइल करना होगा तब मैं सीसी भी ले आऊंगी साथ साथ में। लेकिन यहां ध्यान रखना, इफ दैट टाइम हैज एक्सपायर्ड, देन यू कैन नॉट फाइल द सीसी। इट इज नॉट कि यू कैन फाइल WS एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो यू विल बी फाइलिंग दैट। इफ दैट टाइम हैज एक्सपायर्ड, देन you cannot file the CC. For filing CC, you can say, I write it here. So cause of action for CC, there are 3 points now. Number 1, ये पहली सिचुएशन है, before filing the suit, number 1. So I write it here, before filing suit. Second, after filing suit, but after filing suit, but before delivery of, before WS. And third limit, after
filing suit, but till maximum time for WS expired. मैक्सिमम टाइम जो दिया गया था WS का वो भी एक्सपायर हो गया, बस तब तक। ये जो कॉज ऑफ एक्शन है, दिस शुड अराइज विद इन दीज लिमिटेशंस पीरियड फॉर दिस पर्पस। आई होप यू विल गेट इट नाउ। दिस इज रूल 6A, दिस इज रूल 6A till here. This is very important again, whether such counter claim is in the nature of a claim for damages or not. Very very important। क्या कोई लिमिटेशन है इसमें, जैसे कि सेट ऑफ में थी, दैट शुड बी ए रिकवरी, मनी रिकवरी सूट होना चाहिए, है कि नहीं है। 6A में पढ़िए जरा, देखिए जनाब आला, ये क्या था, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। इट मीन्स बेसिकली यू आर क्लेमिंग डैमेजेस। इसमें दिस इज नॉट द लिमिटेशन हेयर विद इन 6A, दिस इज नॉट counter claim, whether such counter claim is in the nature of damages or not, it doesn't matter, and this is the difference between set off and the counter claim. Set off can be, there are limitations in case of set off. The sum must be ascertained sum, the sum must be out of the same transaction. It is not so. It may be any claim. It may be any claim. Just the cause of action must have arose in favor of the defendant within those limitations, before filing of suit, after filing of suit, but before the WS is delivered or before the expiry of the extended time for the WS. So this is also not the limitation. These are very important phrases in this 6A. Whether it's a counterclaim for damages or not, it means it may be for damages and it may not be for damages. It may be something for specific performance, it may be something for recovery of property, it may be for any suit not defined, not limited to any category of suits. अब आगे बढ़ते हैं। This is again next limitation. You have seen this within when we read set of such counter claim shall not exceed pecuniary limits of the jurisdiction of the court. This is also important. This is also important for this. Pecuniary limit से क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे सेट ऑफ में किया था। You cannot say कोर्ट का जो pecuniary limits हैं, suppose it is up to 20 lakh, so you cannot bring counter claim beyond 20 lakh. It should be well within the pecuniary limits of the jurisdiction of the court. बहुत समझाने वाली बात नहीं है, कई बार समझा चुके। इतनी CPC के बाद तो इतना समझ ही जाएंगे आप लोग। इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकंड, such counter claim shall have the same effect as a cross suit. Please P for plaims, P for plaims लिख लीजिए। एंड सेम इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ की लाइन से कंपेरिजन करना चाह रहा हूं, आपका ध्यान रखना इसको भी। The written statement shall have the effects of as a plaint in the cross suit, and again here it is what as a cross suit. बात वही है, दोनों का लीगल इफेक्ट लगभग सेम है, वही बात है। तो it is as if you are bringing a cross suit, but तो काउंट करेंगे सर, काउंटर क्लेम में डिफरेंस क्या रहा? काउंटर क्लेम में उससे जमीन आसमान का अंतर है, वहां पर लिमिटेशंस थी आपकी। असर्टेन्ड सम, असर्टेन्ड सम, मनी सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी होना चाहिए, सेम करेक्टर में फिल होना चाहिए, यानी कि सेम ट्रांजेक्शन अराइज होना चाहिए। देयर वर सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ सेट ऑफ, बट यहाँ पर ये अपना इंडिपेंडेंट ही है मामला सब कुछ। यहाँ पर डैमेजेस के लिए हो सकता है, इट में भी सूट फॉर एनीथिंग हो सकता है। इसका इफेक्ट क्या है? क्रॉस सूट हुआ, यानी कि अब कितने सूट हो गए? 2 सूट हो गए। सेट ऑफ में भी ऐसे था, एक सेट तुम्हारा, एक सूट मेरा। जज साहब को कितने जजमेंट देने पड़ेंगे? एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। ये भी हो सकता है तुम भी जीते और हम भी जीते, तुम्हें तुम्हारा मिल जाए, हमें हमारा मिल जाए। तुमने घर मांगा था, घर ले लो। हमने सोनम सिंगल ने कहा कि तुमने मेरे एक्सीडेंट किया, मुझे क्लेम दो 10 लाख का, तुम 10 लाख ले लो। तो देयर में 2 जजमेंट्स है कि नहीं है? कितना अच्छा है। क्या कहेंगे सर ये हो क्यों रहा है? भाई प्लेंटिव सेम, डिफेंडेंट सेम, कोर्ट सेम, तो क्यों बार बार चक्कर लगाने? एक साथ ही चलता रहेगा सब कुछ। हो सकता है कोई जब लेन देन का नंबर आएगा
तो उसमें से सेटलमेंट हो जाएगा आउट ऑफ ए, उसमें कि भी ठीक है आप इसको दोगे ऐसे करोगे, ये भी हो सकता है। सो दिस इज इफेक्ट के बारे में यहाँ से फिल्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सो एज टू एनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस फाइनल जजमेंट इन द सेम सूट both the in respect of what, both the original claim and on the counter claim. Original claim was filed by whom? Navdeep Davla, plaintiff. Counter claim suit was filed by whom? SS, Sonam Singhal. So in respect of both, final judgment may be pronounced in for both. And next पर आ जाते हैं, the plaintiff shall be at liberty to file a written statement, to file written statements in answer to the counter claim to the defendant. क्या कह दिया इस लाइन से? This is plaintiff, ऐसे समझिए, the plaintiff shall be at liberty to file the WS in answer to the counter claim. It means what? plaintiff का statutory right है इसका WS फाइल करने के लिए, इसका जवाब देने के लिए, समझे? नाउ देयर इज स्टैट्यूटरी राइट कि जनाब कोई क्रॉस सूट है, तो क्रॉस सूट का उसका जो काउंटर क्लेम होगा दैट विल बी एज इज द प्लेंट। नाउ जो प्लेंटिव पहले थे, अब इसके लिए उनको जवाब देना पड़ रहा है। सो ही विल बी रिप्लाइंग, एनडी विल बी रिप्लाइंग, प्लेंटिव मींस एनडी हियर, एनडी। So ND shall be at liberty to file the WS in respect of CC filed by the SS, है ना? एंड ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस नेक्स्ट लाइन प्लीज सी दिस, विद इन सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, ये प्लीज लिख लीजिएगा P फॉर प्रीलिम्स, विद इन सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि अगर ये कंफ्यूजन हो जाए आपको, अगर ये कंफ्यूजन हो जाए कि जी 30 डेज 90 डेज, तो और एक आपका ऑप्शन ये हो विद इन सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, तो आई थिंक यू विल बी द ओनली वन who will take this within such period as may be fixed by the court। स्पेसिफिकली कह दिया गया कितने समय में आप आंसर कर सकते हैं, जितने के लिए आपको कोर्ट परमिट करेगी, समझे? तो ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज डोंट फॉरगेट दिस, ये लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा भाई, फिर मत बोलना। दिस कैन बी ए क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, संभाल लेंगे अब आप, मिली कोई अच्छी चीज आपको, ये आपको इसी तरीके से पढ़ने से मिल सकता है। अगर आप यूं पढ़ेंगे, ठीक, पैर रख करके टेबल पर अब पीछे पूरा आराम से तरीके से पढ़ के एसी चला करके गाने सुनते हुए, तो ये सारे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे आपके। ऐसा मत करना कभी भी। लॉ इज साइंस, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस की मैथमेटिक्स की तरह से ही पढ़ना पड़ता है इसको। अब आ जाइए नेक्स्ट बात पर। काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज प्लेंट एंड गवर्न्ड बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू द प्लेन्स। लो जी लो, ये क्या बात हुई? द काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज प्लेंट, एंड प्लेंट के रूल्स कहां मिलेंगे बताओ? ऑर्डर 7 CPC। सोनम सिंघल घर पे बैठ के पढ़ रही हैं ऑर्डर 7। इनसे पूछागा, इनकी सहेली आई कि क्या कर रही हो, कि पढ़ रही हूं ऑर्डर 7। क्यों पढ़ रही हो? कि नवदीप ने एनडी ने मुझ पर एक मुकदमा कर दिया है। एनडी हैज फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट मी एंड आई एम द डिफेंडेंट, सो आई एम रीडिंग ऑर्डर 7। सहेली ने कहा मूर्ख हो गई क्या? यू आर द डिफेंडेंट, यू आर द डिफेंडेंट, तो यू आर सपोज टू रीड ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 आप तुम्हारे काम का है। सोनम सिंघल ने कहा कि इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैंने एक्चुअली ऑर्डर 8 का रूल 6A भी पढ़ लिया है। ऑर्डर 8 का रूल 6 ने मुझे राइट दिया काउंटर क्लेम का CC, एंड व्हेन आई फाइल्ड CC I became plaintiff with regard to my CC, and therefore I am reading order 7. So a defendant
ए डिफेंडेंट फाइलिंग WS will be observing two orders now. Order 8 for the WS and counterclaim, and also order 7 for the plaint. क्योंकि जो प्लेंट में लिखा जाएगा फिर ऑर्डर 7 के जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस प्लेंट पे लागू होते हैं वो सभी सीसी पर भी अप्लाई हो जाएंगे, और यहीं से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। दिस इज ऑर्डर 8 रूल 6A। आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। अब एक बहुत जो है इनोवेटिव क्वेश्चन आया है शिल्पा गुप्ता का, अब वो ये है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं शिल्पा गुप्ता का क्वेश्चन। इन ए सूट बोथ सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम कैन बी क्लेम्ड एंड हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क्स, 3 to 5 क्वेश्चन मार्क्स। तो शिल्पा गुप्ता जी मैडम ने कहा है सर काउंटर क्लेम भी और सेट ऑफ भी दोनों एक साथ डिफेंडेंट कर सकता है, ये तो करिए आप, इस तरीके से पूछना चाह रही हैं आप, क्योंकि 5 क्वेश्चन मार्क है इनके। इसका मतलब शी इज फोर्सिंग, इट इज समथिंग अनबिलीवेबल फॉर हर, विश्वास नहीं हो रहा है। एक डिफेंडेंट बेचारा क्या क्या फाइल करेगा, प्लेंट का जवाब देगा, उसको डिनायल करेगा, फिर सेट ऑफ भी करे, सीसी भी करे। शिल्पा गुप्ता कह रही हमसे ना हो पाएगा, तो शी वांट टू गेट एश्योर्ड फर्स्ट, सो आई एम टेकिंग हर इनिशियल लाइन ऑफ दिस 6A। दिस इज 6A rule 1. This is madam only for Shilpa Gupta. This is what he may set up counterclaim in addition to set off. इसका मतलब होता है अतिरिक्त, in addition means अतिरिक्त, set off के अतिरिक्त। Fine. So yes, 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 yes to answer your 5 question marks. ठीक, तो in addition to set off he can claim काउंटर क्लेम एज वेल, तो सेट ऑफ भी कर सकता है। तो जो है अब ये, तो सोनम सिंगल के पास, सोनम सिंगल कौन कौन से राइट्स आ गए? नंबर 1, शी कैन डिनाई द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ 1A की मदद से, 2, 3, 4, 5 इन सब की मदद से शी कैन डिनाई द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। बोलो हाँ या ना? तो ये हुआ, इसको अलग से लिखते हैं। सोनम सिंगल 1A, 2, 3, 4 एंड 5, ये हुआ एक सेटअप का, ये हुआ नाउ फॉर डिनायल ऑफ द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। नाउ तूने हमें छेड़ा है तो ये ले रूल 6 सेट ऑफ, एंड ये भी ले 6 into 6G CC। तो सोनम सिंगल ने एक का जवाब 3 से दिया, ठीक। और ये सेट ऑफ के लिए क्या होगा? सेट ऑफ के लिए भी जैसे एक तरीके से ये सेकंड सूट हो गया, और सीसी भी आया तो एक तरीके से उसमें थर्ड सूट हो गया। अब जज साहब हैं, उनका बर्डन बढ़ गया, वो इसका भी जजमेंट देंगे, सेट ऑफ का भी जजमेंट देंगे, और सीसी का भी जजमेंट देंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? वी वांट टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, दिस इज द थ्योरी। तो ये आपको राइट है, आप करें या ना करें क्लेम, ये अलग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं सीसी ही लाया जाए। शी कैन क्लेम, सोनम सिंगल हो सकता है सीसी के लिए अलग से सूट ले, नो प्रॉब्लम इन दैट। बोलो हाँ है ना? प्लीज कम टू 6B, काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड, यू नीड नॉट टू रिमेंबर द नंबर 6B, लेकिन यू शुड रिमेंबर द लॉ हियर इन, वेयर एनी डिफेंडेंट seeks to reply upon any ground. तो defendant or defendant of the day is SS Sonam Singhal. तो where defendant Sonam Singhal seeks to rely upon any ground as supporting a right of counterclaim, he यानी कि she shall in her written statement, in his written statement state specifically that he proposes so बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम। अब इसको समझिए क्या है, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो ऐसा करते हैं, ये है सोनम सिंघल। सोनम सिंघल मैडम के एक बेबी हुआ, बेबी बॉय कह लीजिए, बेबी गर्ल कह लीजिए। तो उनके जो पेरेंट्स हैं सेंट गिफ्ट्स, पेरेंट्स
sent some gifts and gifts are to husband Sonam Singhal and baby. Got it? And there is her birthday as well. Birthday is also approaching, so they sent a gift for birthday. So birthday gift भी आ गया. तो अब किसी सुधीजन ने कहा कि भैया अगर गिफ्ट, इसे कहते हैं, हम हमारे यहाँ कहते हैं छूचक, समझे, कि बच्चे के जन्म पर जो लड़की वाले होते हैं वो कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं, एक ट्रेडिशन है. आई डोंट नो आपके यहाँ कितना होता है. तो एसएस के दादाजी ने कहा कि बेटा तुम भेजते रहो, लेकिन जो बर्थडे गिफ्ट है ना उसको अलग से रैप करके लिख देना कि ये जो मैं गिफ्ट भेज रहा हूं, ये जो हम गिफ्ट भेज रहे हैं, ये स्पेसिफिकली दीज आर फॉर द बर्थडे गर्ल सोनम सिंघल. सो इसे कहते हैं ईयर मार्क करना. गिफ्ट को अलग से ईयर मार्क कर दिया गया कि ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी, एंड दिस गिफ्ट इज स्पेशली ओनली फॉर आवर स्वीट डॉटर सोनम सिंघल एज द बर्थडे गिफ्ट. बात समझ में आ गई? इट मीन्स इट इज व्हाट स्पेसिफिकली स्टेटिंग, स्टेट स्पेसिफिकली. अब यहां पे समझिए इसको. स्पेसिफिकली मीनिंग समझ में आ गया आपको? अब इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी आपको. जब कभी ऐसा हो, क्या ऐसा हो, डिफेंडेंट रिलाई अपॉन एनी ग्राउंड एज सपोर्टिंग हिज काउंटर क्लेम. किसी आधार पर डिफेंडेंट इज सेइंग कि आई हैव ए राइट टू काउंटर क्लेम, आई हैव ए राइट ऑफ काउंटर क्लेम, मेरा जो अधिकार है उसकी ग्राउंड अगर ये लिख रहे हैं कि इस क्यों बनता है मेरा अधिकार, तो इनको स्पेसिफिकली लिखना चाहिए, स्टेट स्पेसिफिकली कि दिस ग्राउंड इज ओनली फॉर काउंटर क्लेम. दिस इज नॉट, इट मीन्स दिस इज नॉट द डिनायल ऑफ WS. This is not in support of set off, but it is in support of my counter claim. तो this specific ground, ये आधार मैंने काउंटर क्लेम का है. इस आधार को आप सेट ऑफ का आधार ना समझें, इस आधार को आप प्लेंट का डिनायल ना समझें. ये जो ग्राउंड है, ये जो आधार है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे काउंटर क्लेम को सपोर्ट करता है, so that there is no ambiguity. अब उस ग्राउंड को फिर जो प्लेंटिफ है एनडी, वो स्पेसिफिकली इस ग्राउंड का रिप्लाई देंगी, क्योंकि शी इज सपोज टू फाइल द WS ऑफ काउंटर क्लेम. उनको काउंटर क्लेम का WS फाइल करना पड़ेगा. तो फाइल कैसे करेंगी? जब तक उनको सारी ग्राउंड्स का नहीं पता हो कि कौन कौन से ग्राउंड पे काउंटर मांग रहे हो, आप काउंटर क्लेम कर रहे हैं. तो व्हेन शी विल कम टू नो, ओके, स्पेसिफिकली दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ काउंटर क्लेम, नो आई विल हैव टू रिप्लाई फॉर दीज, क्योंकि एनडी को क्या करना है, उसका WS फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, तो उनके लिए ग्राउंड हो गए. तो रूल इज दिस, ये वेयर एनी डिफेंडेंट सीक्स टू रिलाई अपॉन एनी ग्राउंड फॉर व्हाट, ग्राउंड फॉर काउंटर क्लेम, देन ही शैल स्टेट स्पेसिफिकली लिखना चाहिए दैट ही डज सो by way of counter claim. अब आपको समझ में आया नहीं है? So this is the ND and she is our plaintiff. She filed a plaint. This is the plaint. Fine. Now this was served upon SS. She is our defendant, and now she is filing. This is WS. Fine. Within that WS, she is filing first part, it is denial to plaint. Second part, she is claiming set off, and third part, it is she is claiming counter claim. What this order says, 6B says, the grounds of CC about this Sonam Singhal SS
must say that these grounds, suppose 5 6 7 number, these grounds are specifically for CC. Grounds mentioned at point 5, mentioned at point 6 and 7 are specifically for my CC and not for these purposes, denial or set off. इसका मतलब ये हुआ रूल 6C where a defendant sets up a counter claim. ये है डिफेंडेंट SS सोनम सिंगल, शी सेट्स अप ए काउंटर क्लेम CC, फाइन, एंड प्लेंटिफ कंटेंट्स दैट द क्लेम मस्ट बी रेज्ड. ऐसा पढ़िए, देखिए ये प्लेंटिफ सेज दैट CC, सपोज कीजिए आई एम द लॉयर ऑफ नवदीप डावला, ठीक, प्लेंटिफ के लिए मैं कहूं जनाब, अब आप हैं, यू आर द जुडिशियल ऑफिसर्स, सो नाउ आई एम कंटेंडिंग बिफोर यू कि योर ऑनर दिस क्लेम, दिस CC शुड हैव बीन ब्रॉट एज एन इंडिपेंडेंट सूट. शी शुड नॉट ब्रिंग दिस मैटर एज CC. जनाब को, मैडम को, सोनम सिंगल को कोई दुख दर्द है, मुझसे कंप्लेंट है, शी वांट टू एजिटेट इट, तो शी शुड ब्रिंग द इंडिपेंडेंट सूट. बट आई एम ऑब्जेक्टिंग दिस CC इज नॉट मेंटेनेबल. It is ought not to be disposed by of counterclaim. The claim of the Sonam Singhal as defendant should not be disposed as CC. She should bring separate suit. समझ रहे हैं बात? So what I am saying as a plaintiffs, this is my first objection. Counterclaim is not maintainable because I am saying this cause of action did not arise within the time limits. WS फाइल हो चुका है, तब तक कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ, अब ये CC लिया यहां पर ये. तो अगर ये क्लेम आ जाए प्लेंटिफ का, प्लेंटिफ ने किसका क्लेम है, ये प्लेंटिफ का, प्लेंटिफ ऑफ ओरिजिनल सूट. प्लेंटिफ कह रहे हैं कि ये जो CC है दिस शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ, ये क्लेम है दिस शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ एज CC. बट इसके लिए क्या होना चाहिए, शी शुड ब्रिंग द इंडिपेंडेंट सूट. ये बात समझ में नहीं. इन दैट केस plaintiff may apply to the court, ठीक, that such counterclaim may be excluded. है ना, this counterclaim may be excluded. So अगर plaintiff का कहना यह है कि जो CC को लाया जाना गलत है, काउंटर क्लेम को नहीं लाया जाना चाहिए था. सपोज कीजिए जो डैमेजेस मांग रही हैं सोनम सिंगल, इनसे ये कहा जाए कि मैडम इसके लिए सेपरेट सूट लाइए. प्लेंटिफ का कहना है कि मैडम सेपरेट सूट लाइए, डोंट ब्रिंग एज ए काउंटर क्लेम दिस वे से. सो नाउ व्हाट विल बी माय प्रेयर इन दैट रिगार्ड, इट शुड बी दैट सच काउंटर क्लेम मे बी एक्सक्लूडेड. इसको इस केस से एक्सक्लूड कर दीजिए, दिस काउंटर क्लेम मे बी एक्सक्लूडेड. लेकिन ट्रिकी क्या है, क्वेश्चन कहां से आएगा कि ये टाइम लिमिट कहां पर है. यू कैन डू सो एट एनी टाइम बिफोर इश्यूज आर सेटल्ड. सो प्लेंटिफ की जो प्रेयर है, प्रेयर ऑफ प्लेंटिफ टू एक्सक्लूड CC कब आ जानी चाहिए, व्हेन इट शुड बी कम, व्हेन इट शुड कम, इट शुड कम बिफोर इश्यूज आर सेटल्ड. ये ध्यान रखना. सो देयर आर टाइम लिमिट्स फॉर द फाइलिंग ऑफ CC. कब कब कर सकते हैं, कब तक कॉज ऑफ एक्शन राइज होना चाहिए. एंड अगेन अगर प्लेंटिफ इसको रिवर्ट कर रहा है तो कब तक प्लेंटिफ रिवर्ट कर सकता है, प्लेंटिफ कैन गेट इट एक्सक्लूडेड बिफोर द इश्यूज आर सेटल्ड. और यहीं से क्वेश्चन आएगा, आई बिलीव क्या समझेंगे, और फिर जैसे आप क्या कहेंगे, ठीक है, और कुछ दोनों को सुन लिया और फिर कोर्ट ये कर सकते हैं. Court may, on hearing of such application, make such order as think fits. So, जो न्याय हित में होगा, जो सही लगेगा कोर्ट को, कोर्ट ऐसा कर सकती है. तो इट वॉज रिगार्डिंग द एक्सक्लूजन ऑफ द काउंटर क्लेम. मैं इसको रिवाइज कराता हूं आपको, इसमें है क्या, इसको आप ऐसे देखिए.
plaintiff, defendant, she filed plaint against defendant, defendant filed WS, within that there was a counter claim. Now P says about this be excluded. It should be excluded. It should be excluded and it should be brought as independent suit. Independent suit. So this is regarding this. So in this case there is a demand of this plaintiff that it should be brought as independent suit. Then court can decide as per its wisdom. The court may make such order as it thinks fit. तो आई बिलीव कि ये आपको 6C भी समझ में आया होगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।